हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं फिनटॉक्स विद निखिल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेट फंड्स के बारे में। पिछली वीडियोस में हमने जाना था कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो डेट फंड्स क्या होते हैं, वो बॉन्ड से काफी ज्यादा रिलेशन रखते हैं। इसलिए अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखिए। और अब हम बात करते हैं डेट फंड्स के बारे में। Apex got that drip. तो डेट फंड्स भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें जैसे कि इक्विटी फंड्स में क्या होता है कि स्टॉक्स का एक बास्केट बनता है और आप फंड मैनेजर्स स्टॉक्स पिक करके उसमें पैसे लगाते हैं। वैसे ही डेट फंड्स में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वो अलग अलग बॉन्ड्स, अलग अलग कंपनीज के बॉन्ड्स को के बास्केट में पैसा लगाते हैं। तो इससे आपका रिस्क भी कम होता है और उसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स बहुत लोगों से पैसा लेके लगाते हैं। तो अगर आप अपना पैसा चाहते हैं तो वो आप लिक्विड, उनके पास इतना लिक्विडिटी होता है कि वो आपको आपका पैसा दे देते हैं, क्योंकि कोई और पैसा उस फंड में इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरह से डेट फंड चलता रहता है, उसका एक साइकिल चलता रहता है। तो इसलिए आप डेट फंड से पैसे कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डेट फंड्स का, जो बॉन्ड्स पे नहीं होता है। लिक्विडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है डेट फंड्स की, और इसमें आपका रिस्क भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो अलग एक बॉन्ड में पैसा ना लगाकर अलग अलग बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन से फंड बॉन्ड को लेना है नहीं लेना है, क्योंकि फंड मैनेजर सेलेक्ट करता है तो वो अपने हिसाब से अच्छे अच्छे बॉन्ड्स लेता है। पर कई बार डेट फंड मैनेजर्स भी है ना, हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में रिस्क भी ज्यादा ले लेते हैं और खराब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको देखना है उसके 5 साल का रिटर्न कैसा है, और एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि उन्होंने किस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि ये कोई खराब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया कि डेट फंड्स क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि डेट फंड्स के कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो तो अब हम देख सकते हैं कि डेट फंड से कितने तरह के टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो इस बेसिस पे होता है कि वो कितने लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, मतलब पीरियड ऑफ ड्यूरेशन के ऊपर इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने सुना होगा लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, ये सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब डेट फंड्स के टाइप्स है। इसमें क्या होता है कि किसी कंपनी को अगर 2-3 महीने के लिए ही लोन चाहिए होता है, यानी कि उसका पैसा किसी कंपनी से आने वाला है, लेकिन हर कंपनी का रूल होता है कि हम 90 डेज में आपको पैसा देंगे, एक साइकिल होता है। तो उससे तो 90 डेज बाद मिलेंगे। तो अगर उन्हें 90 डेज के लिए के अभी पैसा चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो वो लिक्विड फंड्स इशू कर देते हैं। और जब उन्हें 1.5-2 महीने बाद किसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसी बड़े दूसरे कंपनी से, अपने क्लाइंट कंपनी से पैसे मिलते हैं तो वो पैसे लौटा देते हैं। तो इस तरह के फंड्स होते हैं लिक्विड फंड्स। वैसे ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड जो 6 महीने के अंदर से कम ड्यूरेशन के होते हैं। शॉर्ट टर्म लिक्विड ड्यूरेशन 3 महीने से कम के होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स 3 से 6 महीने, शॉर्ट टर्म फंड्स 6 से 12 महीने, मीडियम टर्म फंड्स 5 साल तक, और लॉन्ग टर्म फंड्स 10-12 साल। तो इन तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है इन सब में। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका लिक्विड फंड्स अगर 3 महीने के अंदर गए तो 3 महीने के बाद आपको अपना पैसा निकालना पड़ेगा। ये अलग अलग लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। मतलब आज इस लिक्विड फंड का इन्वेस्टमेंट टर्म पूरा हुआ तो फंड मैनेजर किसी और लिक्विड फंड में आपका पैसा लगा देता है। तो इस तरह से लिक्विड फंड में आपको पैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है और आपको बेचने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आराम कम होता है, थोड़ा 5-6% के आसपास होता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर आप देखेंगे कि वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही आपका पैसा मतलब आप लिक्विडिटी इसमें बहुत ज्यादा है। आप 2-3 महीने के अंदर आप चाहे अपना पैसा निकालना तो वो भी निकाल सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी निकाल सकते हैं, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इतना अच्छा मिल जाता है, 5-6%। तो इसी तरह से आप अपने जरूरत के हिसाब से अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कहीं 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप स्टॉक मार्केट इक्विटी फंड्स में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि क्या पता 1 साल के बाद वहां पे उतना अच्छा रिटर्न, आप उस समय मार्केट नीचे और अपना इक्विटी फंड्स या शेयर्स ना बेच पा रहे हो। तो इसलिए आप 1-1.5 साल का अगर आपका कोई आपका प्लान रहता है कि मुझे 1 साल के बाद ये करना है, कोई गोल होता है, तो आप इन तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपका पैसा सेफ भी रहता है और और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही सही मिल जाता है। तो वो आपको आपके गोल के हिसाब से चुनना होता है। और एक थंब रूल के हिसाब से आपको आपकी जितनी एज है उतना परसेंट आपका पैसा डेट फंड्स में लगना चाहिए। यानी कि आपका एज अगर 25 ईयर्स है तो आपको 25% पैसा डेट फंड्स में लगाना है और 75 इक्विटी में। वो इसलिए कि आपका पैसा सारा अगर इक्विटी में लगता है तो रिस्क पोर्टफोलियो काफी बढ़ जाता है। तो आपको अपना रिस्क को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा डेट फंड्स में पैसे लगाने चाहिए, ताकि आपका लिक्विडिटी रहे। यानी कि मान लीजिए आपका जॉब चले जाए एक आध साल के बाद, तो आपको तुरंत से पैसा चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? आप डेट फंड्स तुरंत बेच सकते हैं। इक्विटी फंड्स में हो सकता है मार्केट नीचे हो और आपका जॉब जाने का चांस हो सकता है, आपका रीजन भी यही हो कि आपका मार्केट थोड़ा क्रैश किया हो और आपको जॉब से निकाल दिया गया हो।
तो उस वक्त आपको डेट फंड्स काम आएंगे कि आप उसको बेच सकते हैं, क्योंकि डेट फंड्स को उतना फर्क नहीं पड़ता है मार्केट से, क्योंकि ये अलग सिस्टम पे चलता है, ये इसको मार्केट क्रैश से उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हुआ आपका डेट फंड्स आपको क्यों लेना चाहिए। तो हाँ, आपको लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट फंड्स में, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी वगैरह से काफी अच्छा होता है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म में भी कई लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर जब भी आप लॉन्ग टर्म में करें तो जरूर आप देखें कि आप किस तरह के उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो किस तरह के बॉन्ड्स में करता है इन्वेस्ट, तो किस तरह से मतलब है मेरा इन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे कि गिल्ड फंड्स होते हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा लगाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 80% पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रहता है, तो ये काफी सेफ होता है। फिर क्रेडिट रिस्क फंड, ये होता है जब किसी कंपनी किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर उस कंपनी से उसे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो मतलब अगर किसी कंपनी ने किसी बड़े कंपनी के लिए प्लास्टिक या फिर उसके रैपर्स बनाए हैं, तो उसका पैसा उसे तुरंत नहीं मिलता है, वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है। तो उस तरह के केसेस में उन्हें वो क्रेडिट रिस्क फंड्स इशू कर देते हैं, मतलब क्रेडिट उस तरह के केसेस में वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, और क्रेडिट रिस्क फंड्स उस तरह के बॉन्ड्स में पैसे लगाता है। फिर बैंकिंग और पीएसयू फंड्स, इसमें बैंक्स और पीएसयू जो बॉन्ड्स इशू करते हैं उनमें पैसा लगता है। कॉर्पोरेट फंड्स भी एक तरह से वही है, और कुछ इसमें प्राइवेट फंड्स भी आ जाते हैं, सॉरी प्राइवेट बॉन्ड्स भी आते हैं। और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स होते हैं जिनमें वो कुछ पैसा गवर्नमेंट में लगाता है, कुछ कॉर्पोरेट बैंकिंग में लगाता है। तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स भी काफी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि हर तरह का में इन्वेस्ट करता है, तो इसका रिटर्न भी सही होता है, और इसमें इसकी रिस्क भी कम होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैसे कोई फंड होता है। जैसे कि ये कोई एक मैंने रैंडम सा फंड पिक किया है, तो ये एक बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड है। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कीम 8.29% है, और ये पिछले 5 साल में गिल्ट इंडेक्स के हिसाब से इसने से कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब 8.25% का। तो ये भी बॉन्ड सही है, इसने 8.25% दिया, जो कि एफडी से 2% ज़्यादा ही है। इसका कैटेगरी एवरेज भी 8.11% है, तो ये अपने रिटर्न के हिसाब से तो पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर हम 2 साल में देखें तो भी अच्छा है, 1 साल में भी अच्छा है, तो इस हिसाब से देखने में ये बॉन्ड अच्छा लग रहा है। बाकी हम और इसके डिटेल्स देख सकते हैं कि इसने कहाँ किस किस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में कितने परसेंट है, लो रिस्क में कितना है, हाई रिस्क में कितना है। तो इसने टोटल 163 डेट होल्डिंग्स में इन्वेस्ट किए हैं, और यील्ड टू मैच्योरिटी आप देख सकते हैं कि 5.87% है। इसका मतलब है कि अगर ये जिन बॉन्ड्स में इसने इन्वेस्ट किया वो जब मैच्योर होंगे तो उसे इतना पैसा मिलने वाला है। तो ये चेंज होते रहते हैं, और इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। तो अभी आपको जानने के लिए इतना काफ़ी है कि इसका रिटर्न कैसा है, बाकी इसने किस तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इतना देखने के बाद आप ऑलमोस्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेट फंड्स में जितना प्रॉब्लम आपको इक्विटी फंड सेलेक्ट करने में होता है उतना डेट फंड्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेट फंड्स जनरली बॉन्ड्स में ऐसे भी कम रिस्क होता है, और ये तरह तरह के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऊपर से इनकी कैटेगरीज होती है, जैसे पीएसयू बॉन्ड कैटेगरी, सॉरी पीएसयू म्यूचुअल फंड्स, फिर बैंक, फिर आपका गवर्नमेंट म्यूचुअल गिल्ड फंड्स हो गए। तो इसके बाद रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो कि डेट फंड्स क्या होते हैं, और आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितने तरह के डेट फंड्स होते हैं। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर कर दीजिए लाइक, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो में कुछ बुरा या कुछ अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।